दोस्तों, कैसे हो? आई होप ठीक हो। और कुछ लोग हैं जो अभी हमारी जो क्लासेस कर रहे हैं कंटिन्यूअस, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी या मैं फॉर्म अप्लाई करूँगा, तो मैं पढ़ाई कर लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर 1 महीने 2 महीने पढ़ रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सालों-सालों की तैयारी लगती है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक में। क्या है हमारा आज का जो टॉपिक चल रहा है, तो बिहार एएनएम का जो चाइल्ड हेल्थ का सिलेबस है, उसमें टॉपिक नंबर है 3, सामान्य बीमारियों के दौरान बीमार बच्चों की देखभाल। जो एक एएनएम होती है, उसकी ना कम्युनिटी में ड्यूटी लगती है। वहाँ पे क्या करते हैं, जो नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं, नॉर्मल डिजीज़ होते हैं, उस टाइम उस डिजीज़ की कंडीशन में जो बीमार बच्चे हैं, उनकी देखभाल, उनकी केयर कैसे करेंगे, ठीक है? तो इस टॉपिक में ये समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग को समझ आएगा, ठीक है? तो एएनएम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है आज का हमारा टॉपिक है। इसका फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य जो है, बच्चों को न केवल बीमारी से बचाना होता है, कि इसका जो चाइल्ड हेल्थ होता है, इसका जो मेन पर्पस होता है कि बच्चे को केवल बीमारी से बचाना नहीं है, बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। कि सिर्फ बीमारी से बचाना नहीं है, उनका डेवलपमेंट भी सुनिश्चित करना है, ठीक है? एक एएनएम के रूप में आपको क्या करना है, बचपन की बीमारियों को पहचानने और प्राथमिक उपचार प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे कि आप एक एएनएम है, आपकी कम्युनिटी में पोस्टिंग है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बीमारियों को देखते ही पहचान लें। मतलब आपके माइंड में वो आप माइंड जो है अलर्ट होना चाहिए कि अगर बच्चे का बिहेवियर या उसका हाइट वेट में प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोथ नहीं है, तो आपको माइंड में वो होना चाहिए कि अगर ये ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा किस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है? तो आप उस इमीडिएट फर्स्ट एड केयर दे सकती हैं एक एएनएम के तौर पे, ठीक है? तो उसमें आप सक्षम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए सामान्य बचपन की बीमारियाँ। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अभी इसमें देखेंगे कॉमन चाइल्डहुड इलनेस होती क्या है, जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है? इसमें देखते हैं बच्चों में अक्सर देखे जाने वाले मतलब जो बीमारियाँ होती हैं वो देखते हैं। फर्स्टली क्या होता है, उनमें डायरिया हो जाता है। डायरिया बहुत ही कॉमन होता है बच्चों में, क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है इन्हें, या फिर प्रॉपर उन्हें फीडिंग नहीं मिलती है, ठीक है? तो इससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो फर्स्ट एड केयर में हम उन्हें क्या देंगे, ओआरएस देंगे। हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ए टू जेड रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं निकालना, हमें बेस्ट एएनएम बनना है, ठीक है? तो इसमें देखते हैं श्वसन संक्रमण, निमोनिया हो जाता है बच्चों में, ठीक है? फीवर, मलेरिया, मीजल्स ये हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, स्किन पीलिंग टाइप में हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है? तो ये सारे जो होते हैं इम्पॉर्टेंट इलनेस हैं जो चाइल्डहुड में होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डायरिया। अब इसमें डायरिया क्या है, ठीक है? ये तो देख लिया मैंने, डायरिया ये सारी होती है। अब उसमें देखेंगे हम ये क्या है, ठीक है? डायरिया क्या है, निर्जलीकरण की देखभाल होता है। जैसे इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसमें केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या होता है, 10 बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। जो जो बेबीज़ जो बच्चों की मृत्यु हो रही है, उसका जिसमें जो डायरिया है ना, वो मेन कॉज़ है, ठीक है? इसका मुख्य खतरा क्या होता है, डिहाइड्रेशन होना। क्योंकि जब उसमें लूज़ मोशन, डायरिया में क्या होता है, बार-बार मोशंस होता है पानी जैसे, ठीक है? तो इसमें क्या, तो बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, ओआरएस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बच्चे को हर 10 के बाद ओआरएस का घोल देंगे। कितना, बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग 100 ml 50 ml ऐसे, ठीक है? बेबी हाई एज एंड वेट उसका देखेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके देंगे। उसमें ज़्यादा अगर उसे सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो और ज़्यादा मतलब उसे दस्त हो रही हैं, ठीक है, डायरियाज़ हैं, तो क्या है, 14 दिन तक जिंक देंगे। जिंक कितनी देंगे, 10 mg। यहाँ पे डोज नहीं लिखा है, बट एग्जाम में कभी कभी डोज भी पूछता है कि 14 दिन तक कितने mg जिंक देनी चाहिए, 10 mg, ठीक है? स्तनपान जारी रखे। अब यहाँ पे कुछ जो मदर्स होती हैं गाँव में, जो शिक्षित नहीं होनी, वो कन्फ्यूज हो जाती है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया है, तो अपना मिल्क दें या ना दें। तो उन्हें ज़रूर देना है, ठीक है? स्तनपान को बंद नहीं करना, ये आपको कम्युनिकेट करना है, लोगों को बताना है। स्वच्छता, हाथों की सफाई और स्वच्छ पानी को महत्व को समझाएं। जो स्वच्छ पानी होता है, उसके महत्व को कम्युनिटी के लोगों को समझाना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम तीव्र श्वसन संक्रमण, ARI और निमोनिया, ठीक है? ये क्या होता है, निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण हो जाता है, जो लंग्स का संक्रमण होता है। इसमें बच्चे को क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ठीक है, कठिनाई पैदा होती है। इसमें पहचानेंगे, अब हम कैसे पहचानेंगे, इनके लक्षण क्या होते हैं? तेज सांस लेना, 2 महीने से कम, 60 मिनट पर मिन 60 पर मिनट या अधिक। 2 महीने से कम बेबी है और उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो कितनी है, 60, हार्ट रेट जो है वो 60 पर मिनट है।
अब उस टाइम पे कितनी हो चाहिए हमारी 100 to 120 होनी चाहिए, यहाँ पे 60 है तो मतलब वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और 2 से 12 महीने का है, 50 पर मिनट बीट है तो या उससे अधिक है, ठीक है, तो उसे प्रॉब्लम है। या 1 से 5 साल का बच्चा है और 40 बीट पर मिनट या अधिक है तो ठीक है। जो यहाँ पे रेस्पिरेशन, सॉरी हार्ट रेट मैंने गलत बताया था, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे सांस लेना पूछा गया है, रेस्पिरेटरी। तो जो रेस्पिरेशन रेट है वो हमारी अगर इनसे ज़्यादा है, 60 मिनट से कम है, पर मिनट से कम है, तो वो पेशेंट जो है, सॉरी बच्चा जो है वो निमोनिया, उसको निमोनिया हो सकता है, ठीक है। अब पसली चलना, छाती का नीचे का हिस्सा जो है अंदर धंसना, जो चेस्ट इंड्राइविंग होता है उसमें जाता है पसली, वो जो पसलियाँ जो है ऐसा लगता है कि पसली चल रही है, वहाँ पे ना हल्की सी हलचल महसूस की जा सकती है। अब इसमें हम देखेंगे नर्सिंग केयर क्या दी जाती है। बच्चों को गर्म रखें, बच्चों निमोनिया जब होता है तो बच्चों को जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाइपोथर्मिया से उनकी डेथ हो जाए, तो हमें क्या करना, बच्चों को वार्म रखना और नाक बंद होने पर उन्हें साफ़ करें, सैलिन ड्रॉप्स डालें उन्हें। यदि खतरे के लक्षण दिखें तो तुरंत रेफर कर दें। अगर सीवियर निमोनिया दिख रहा है तो उसे तुरंत रेफ़र करने की कोशिश करें, ठीक है। बुखार और मलेरिया की देखभाल, हमें सीवियर केस में कभी भी अपने ऊपर हैंडल नहीं करने की कोशिश करनी है, सीवियर केस में तुरंत रेफ़र करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बुखार और मलेरिया की देखभाल। बुखार शरीर के संक्रमण से लड़ने का एक तरीका होता है। जो बुखार होता है वो क्यों आता है, अगर बॉडी में कोई वायरस आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो जो बुखार होता है वो उस वायरस से लड़ने, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उस वायरस या उस बैक्टीरिया से लड़ाई करती है। तो उस टाइम पे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है उसे कहते हैं फीवर, ठीक है। तेज़ बुखार खतरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर फीवर जो होता है वो खतरनाक होता है, डेंजरस हो जाता है। कोल्ड स्पंजिंग, अब यहाँ पे क्या करें, बहुत सीवियर बुखार है और हम कम्युनिटी में हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, पैरासीटामोल से तो जा ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा तेज है, अगर 103 104 हम तो क्या करेंगे, वहाँ पर कोल्ड स्पंजिंग करवाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो तब टेम्परेचर होता है कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर की सलाह पर पैरासीटामोल दें। तरल पदार्थ अधिक से अधिक पानी और जूस पिलाएं। जो अगर फीवर है तो उसे तुरंत लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि उस टाइम पे भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट जानते हैं IMNCI, नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन। MNCI का क्या है, एक ऐसी रणनीति जो एनम को यह तय करने में मदद करती है कि बच्चे का इलाज घर पर होगा या अस्पताल में। इस मेथड से क्या होता है कि बच्चे को रेफर करना है या फिर फर्स्ट एड केयर से ठीक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। खतरे के सामान अच्छे, इसमें डेंजर साइंस, जनरल डेंजरस साइन क्या देखेंगे, यदि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है या उससे जो कुछ खा रहा है वो वॉमिट कर दे रहा है, उसे कन्वल्जन्स या फिर दौरे पड़ रहे हैं, वह बहुत सुस्त या बेहोश है, इनमें मतलब क्या, ये सारे जो लक्षण हैं उन्हें नोट करो और अगर इनमें से उसको लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत रेफर करो बच्चे को, ठीक है। अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या है, बच्चा जो बीमार बच्चे की रिकवरी के लिए पोषण अनिवार्य होता है। जैसे कि कोई बच्चा है जो बीमार है, उसे रिकवरी के लिए उसे न्यूट्रिशन, जो बैलेंस डाइट होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। बीमार बच्चे के दौरान में क्या होता है, अतिरिक्त भोजन दें, उसे ज़्यादा खाना दें नॉर्मल बच्चे से, विटामिन ई की खुराक सुनिश्चित कर लें, सुनिश्चित करें कि बच्चे का जो टीकाकरण है वो चार्ट पूरा हो, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो चार्ट होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम नर्सिंग प्रक्रिया, नर्सिंग प्रोसेस के मुख्य बिंदु। इसमें क्या है, आकलन, असेसमेंट करें, पहले जो है असेसमेंट किया जाता है। ये हमारे जो प्लान ऑफ केयर होता है उसमें ये होते हैं, पहले जो नर्सिंग हिस्ट्री नेक्स्ट डायग्नोस होते हैं, इसमें क्या करते हैं, पहले असेस करते हैं, देन क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। इसमें क्या देखो, असेसमेंट में क्या करेंगे, लक्षणों की जांच करेंगे, क्लासिफिकेशन रंग कोड, हरा घर पर इलाज, पीला दवा, लाल रेफर। देखो क्लासिफिकेशन में हम जो उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे, मतलब अलग अलग वर्ड पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर बच्चा ठीक ठाक है और थोड़ा बहुत मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नॉर्मल डायरिया हो या दिन में 4-5 2-3 बार, तो उसे क्या करेंगे, हम ग्रीन कलर देंगे और घर पर ही ORS दे देंगे, पिएगा, ठीक है। पीला, उसे दवा जिंक भी साथ में देंगे। लाल, अगर लाल आ रहा है, उसका लाल कैटेगरी में आ रहा है तो उसे तुरंत रेफर कर देंगे, ठीक है। अभी हम ट्रीटमेंट में क्या करें, दवाएं और सलाह देंगे, माँ को देखभाल के बारे में समझाएंगे, काउंसलिंग में कि माँ को कैसे अपना स्वच्छता मेंटेन करनी है, जो हेल्थ हाइजीन है उसे कैसे मेंटेन करके बच्चे को बचाना है, ठीक। अब ये हो गया हमारा टॉपिक। अब हम आगे देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे हमारा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी और आपको ये वीडियो या फिर आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है, आप अपने क्वेश्चन को काउंट करके आंसर्स को वो भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ORS से सादा पानी, एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट था दूध, हमारा यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है मिल्क, सॉरी
तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा ORS। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2 से 12 महीने के बच्चे में तेज सांस फास्ट ब्रीथिंग कब मानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 40 बीट पर मिनट से, 60 बीट पर मिनट, 50 बीट पर मिनट, 30 बीट पर मिनट। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 50 बीट पर मिनट। ठीक है, आप लोगों को भी अपना काउंट करके रखना है क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, दस्त के दौरान जिंक की गोली कितने दिनों तक दी जानी चाहिए? यहाँ पे देखो आगे जिंक की गोली कितने दिन तक आती है। ऑप्शन नंबर ए है 5 दिन तक, बी 10 दिन तक, 14 दिन तक, 21 दिन तक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 10 डेज तक। ठीक है, सॉरी 14 डेज तक। देखा बेटा, आता हुआ क्वेश्चन भी मैं गलत कर रही हूँ। ऐसे आप लोग क्वेश्चन एग्जाम पेपर में भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का इतना प्रेशर होता है तो आप लोग रॉन्ग करके आएंगे, पक्का मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए इतनी प्रैक्टिस करो कि रॉन्ग होने का कोई चांस ही ना बने। IMNCI के अनुसार लाल रंग, रेड कलर क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है घर पर इलाज करें, लाल रंग अगर है। ठीक है, अस्पताल में तुरंत रेफर करें, स्थानीय दवा कोई बीमारी। लाल रंग मतलब खतरे का निशान। ठीक है, इससे याद रखना, तो तुरंत हॉस्पिटल में रेफर करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 5, विटामिन ए की पहली खुराक किस महीने में दी जाती है? तो पहली फर्स्ट डोज विटामिन ए की कब दी जाती है? 6 महीने पे, 9 महीने पे, 12 महीने पे, जन्म के तुरंत बाद, एट बर्थ। नो, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं और 5 ईयर तक देते हैं। ठीक है, गंभीर कुपोषण को पहचानने का पैमाना क्या है? अगर सीवियर कुपोषण माल न्यूट्रिशन पहचानना है तो इसका जो पैमाना होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है MUC लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई, बालों का रंग, दांतों की संख्या। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा MUC लेस देन 11.5, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर है 7, बच्चों में निमोनिया का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? सबसे निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या है कि आप देखते ही से पता चल जाएगा कि ये निमोनिया है, पक्का वाला निमोनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए पेट दर्द, छाती का धंसना, खुजली, सिर दर्द। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, छाती का धंसना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय तक कराया जाना चाहिए? 4 महीने, 1 साल, 6 महीने और 2 साल। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पूछा गया है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 महीने। यहाँ पे 2 साल में कन्फ्यूज मत होना, 2 साल जो होते हैं वेनिंग के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग चलती है, वहाँ पे एक्सक्लूसिव नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो बुखार कम करने के लिए कौन सी नर्सिंग विधि है जो अपनाई जाती है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा फर्स्ट है गर्म सिकाई, कोल्ड स्पंजिंग, बच्चों को चादर से ढकना एंड व्यायाम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा कोल्ड स्पंजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बच्चों को बुखार नर्सिंग विधि कौन सी अपनाई जाती है? तो हमारा यही होगा कि नर्सिंग विधि जो है फर्स्टली तो उसे हम कोल्ड स्पंज देंगे, उसके बाद फीवर कम नहीं हो रहा है तो पैरासीटामोल या फिर डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, ORS के घोल को बनाने के लिए कितने समय तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कम्युनिटी में जा रही है पर्सनली मतलब आप कम्युनिटी में जा रही हैं, वर्क कर रही हैं, तो आप किसी को ORS का पैकेट देते समय ये ज़रूर बताना है कि इसे कैसे यूज़ करना है और कब तक यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं 6 घंटे तक, 24 घंटे तक, सॉरी 12 घंटे तक, 24 घंटे तक, 48 घंटे। जो राइट ऑप्शन होता है वो बार बार मुँह से निकलता ही रहता है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 घंटे तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, KMC कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन बच्चों को दी जाती है? जो KMC होती है वो नॉर्मली किन बच्चों को दी जाती है? ठीक है, अधिक वजन, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, कम वजन वाले, लो बर्थ वेट, ठीक है, या फिर स्वस्थ बच्चे, केवल बीमार बच्चे, जो किसी बीमारी से ग्रसित है उन बच्चों को KMC देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लो बर्थ वेट जो KMC होती है, लो बर्थ वेट बेबीज़ को देते हैं। जो अब ये कैसे देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदर दे सकती है, जो फैमिली का कोई भी मेम्बर है उसे बॉडी टू बॉडी टच चाहिए होता है। चेस्ट पे बच्चे को ऐसे रखते हैं जैसे कि मेटा को चिपकाते हैं और स्किन टू स्किन टच होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम KMC कितने टाइम तक दे सकते हैं? मिनिमम, ये भी क्वेश्चन आता है, जो KMC है वो मिनिमम कितने घंटे तक, कितने टाइम तक देनी चाहिए? तो मिनिमम 1 आवर तक KMC देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही मतलब ये प्रोसेस चेंज करना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो। और नेक्स्ट हमारा तो मतलब 1 घंटे तक मिनिमम देंगे वही इफेक्टिव है, उससे कम या फिर 10 मिनट 5 मिनट दे रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, पेंटावैलेंट टीका कितनी बीमारियों को सुरक्षा देता है? यहाँ पे पेंटा से ही डिसाइड हो रहा है, 5 होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको जैसे कि आप याद रखो, भूलो नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा 5।
नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया जो होता है बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? किसी बच्चे में है हाइपोथर्मिया हो रहा है तो हमें क्या करना है फर्स्ट एड केयर में? ठंडे पानी से नहलाना। वाओ! मतलब हाइपोथर्मिया हो रहा है ऑलरेडी और ठंडे पानी से नहला दोगे। मतलब ऑप्शन बी बच्चों को खुला छोड़ देना, बच्चे को पूरा ओपन छोड़ दो। गर्म कपड़ों में लपेटना और केएमसी देना। पंखा तेज चलाना। वाह! स्वैग में करना पंखा चला दो। तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, गर्म कपड़ों में लपेटना और केएमसी देना, उसे तुरंत स्किन टू स्किन टच करना। हाइपोथर्मिया में हो रहा है, हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी जो बेबी टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। ठीक है, हाइपोथर्मिया जो होती है कि और इसके किस नाम से जानते हैं? साइलेंट डिजीज इन चाइल्ड्स। ठीक है, तो साइलेंट किलर भी बोलते हैं इसे, साइलेंट डिजीज भी बोलते हैं। एडल्ट में क्या होता है? एसटीएन एंड हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, ये ऐसे कीवर्ड्स जो हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ इनको भी आपको रिकॉल करना है और याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, दस्त डायरिया के दौरान ओआरएस के साथ साथ कौन सी सप्लीमेंट दी जाती है? वाह, क्या मस्त क्वेश्चन आया। आयरन देंगे, कैल्शियम देंगे, जिंक देंगे, विटामिन सी देंगे। आयरन ओआरएस के साथ हम क्या देंगे? जिंक देंगे। 10 mg 14 डेज तक डोज सब कुछ याद रखना है। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ में वो नहीं करना है कि ये नहीं याद है, हमें ये याद होता तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिशु मृत्यु दर आईएमआर का सबसे मुख्य कारण क्या है? आईएमआर का सबसे मेन कॉज क्या है इंडिया में? ठीक है, यहाँ पे दस्त है, समय से पहले जन्म, प्री मेच्योरिटी और कम वजन, लो बर्थ वेट, दुर्घटना, कैंसर। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा कॉज है वो है ऑप्शन नंबर बी, समय से पहले, प्री टर्म बेबीज एंड लो वेट बेबीज। ठीक है, जो लो बर्थ बेबीज होते हैं, प्री टर्म बेबीज होते हैं, इनमें इनमें क्या होता है? इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनकी जो डेथ क्या होता है कि जो इनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए जो इंडिया में हमारी है जो आईएमआर होती है रेट जो है वो यही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।